इमरान खान के साथ बराह रास्त बात करें कि पीडीएम ने मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ी शर्त रख दी। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सुमोटो एक्शन किसके कहने के ऊपर लिया गया और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, दो बड़े कौन से आपस में मिले। 40 दिनों के बाद सवाल उठता है कि अरशद शरीफ की याद कैसे आ गई सुप्रीम कोर्ट को, और क्या उनकी वालदा का बयान सुना जाएगा? क्या एफआईआर में मुद्दई कौन होगा और किसके खिलाफ एफआईआर होगी? और फिर क्या राना सनाउल्लाह जो हैं वो अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे? और ख़ासकर इमरान खान ने नई मुहिम शुरू कर दी, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ। आज हम इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। आज की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया। किसके बारे में? अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में। कब लिया? 40 दिनों के बाद। क्यों लिया? इंसाफ दिलाना चाहते हैं। किसको इंसाफ दिलाएंगे? अरशद शरीफ को। कैसे इंसाफ दिलाएंगे, ये सवाल है। क्या एफआईआर जो है वो मुद्दई उसमें जो होंगी उनकी वालदा होंगी या उनकी अहलिया होंगी या उनकी बच्चों की तरफ से एफआईआर शामिल होगी, या इसमें भी इमरान खान के केस में जैसे एफआईआर फायरिंग के बाद काटी गई तो उसमें मुद्दई जो थी वो पुलिस थी। फिर खासकर जिन लोगों का नाम सामने आया किसके खिलाफ एफआईआर होगी, ये उससे बड़ा सवाल है। और अगर ये एफआईआर हो जाती है, मुद्दईयत जो है वो उनकी वालदा होती हैं, और फिर जिनके ऊपर उनको शक है उनका बयान लिया जाता है और उनके खिलाफ एफआईआर होती है, फिर तो मान लेंगे कि 40 दिनों के बाद भी हमारी आला अदलिया को याद आ गई और फिर सो मोटो एक्शन लिया। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि ये 40 दिनों के बाद याद कैसे आ गई और सो मोटो एक्शन क्यों लेना पड़ा और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। देखिए, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम बड़े इदारों के लोगों के ऊपर शक किया जा रहा था। 40 दिनों तक उनके ऊपर बातचीत होती रही। फिर अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से बेशुमार बीच में मोड़ आए, डराया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसको शक की निगाह से देखा गया। कीनियन हुकूमत ने कोई तामन न किया। पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा वहाँ की मीडिया ने बेशुमार राज जो थे वो फाश किए। बेशुमार पाकिस्तानी सहाफ़ी कीनिया में गए, लेकिन कुछ भी हासिल न हो सका उस तरह से। और उसके बाद एफआईआर का सो मोटो एक्शन लिया गया। अब देखना ये होगा कि एफआईआर जो है कब होती है, उसमें मुद्दई कौन है और किसके खिलाफ होती है और इसकी हैसियत क्या होगी। इसकी हैसियत से ऊपर बात करने से कबल हम ये देख लेते हैं कि ये सो मोटो एक्शन कैसे लिया। इस बात से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं जो 40 दिनों के बाद सो मोटो एक्शन लेती हैं। जब लिया भी गया तो इसकी अंदरूनी कहानी जानिए। दो बड़े इदारों के सरबराहान की आपस में बातचीत हुई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और फिर आर्मी चीफ के हवाले से। बात क्यों हुई जी? कि हमारे इदारे के ऊपर कुछ उंगलियां उठ रही हैं। खतूत लिखे गए सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में। उन खतूत का भी असर कह सकते हैं किसी हद तक। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को क्लियर होना चाहिए, चूंकि इसमें अहम इदारे के लोगों के ऊपर भी शक किया जा रहा है और लिहाजा सो मोटो एक्शन लेके एफआईआर काटी जाए। इस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर गोलियां चलती हैं और एफआईआर नहीं होती। जब होती है तो उनकी मर्जी के बरखिलाफ होती है। जब हो जाती है तो आज तक उस मुलज़म को कुछ नहीं हुआ, कोई बहस मुबासा नहीं हुआ और ये केस भी गोरखधंधा बन गया। इसी तरह से 40 दिनों के बाद अरशद शरीफ का 40वां खत्म भी हो गया। इतना वक्त गुजर चुका और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, अब एफआईआर होगी भी तो वैसे नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होगी जिनके खिलाफ होनी चाहिए। शक तो किसी पे किया जा सकता है। फिर इस केस को पहले से राना सनाउल्लाह जिन्होंने मुतनाज़ा बनाया, जिन्होंने कहा मेरे पास ये एविडेंस है, ऐसे है वैसे है, क्या उनसे भी बयान सुप्रीम कोर्ट लेगी? कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतें ही हैं सिर्फ जिनसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है और अदालतें ही तो इंसाफ करती हैं। मगर अरशद शरीफ का इतने लंबे अरसे के बाद जब सो मोटो एक्शन लेके एफआईआर काटी जाएगी, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी और किसी एक इदारे को उसमें क्लियर किया जाएगा, तो क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ करने वाले आप लोग होते तो आप पहले ही दिन से इसके ऊपर एक्शन लेते। जब उसकी मैयत पाकिस्तान आई थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट जिस मुल्क में उनकी अहलिया और उनकी मां को ना मिल सके, उसकी एफआईआर उस वक्त ना हो सके,
गोलियां उसके जिस्म से पाकिस्तान के पोस्टमार्टम से भी निकलें और फिर वो एफआईआर जो है वो टीवी चैनल के ऊपर उनकी तस्वीरें मैयत की वहां पे कमरान शाहिद चला दें, फिर उनको सच्चा और झूठा साबित करने की कोशिश की जाए, तो उस मुल्क के अंदर आप क्या समझते हैं कि कोई इंसाफ होगा? नहीं होगा। ये एक ड्रामा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सो मोटो एक्शन लिया गया, एफआईआर हो जाएगी। फिर सवाल उठाता हूं, किसके खिलाफ होगी? कौन मुद्दई बनेगा? क्या उनकी मर्जी से एफआईआर काटी जाएगी? काट भी लें किसी की भी तरफ से, जो भी होना है, फिर भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। आजम सवाती का आपने क्या हाल किया? बंदा रिहायशी है, डूमी साहिल उनका केपीके का है, रहते वो इस्लामाबाद में है। ट्वीट उन्होंने दूध और कयूद फलांग के ऐसी चीज की, चंद लोगों के बजाय उन्होंने पूरे इदारे के बारे में बात की, लेकिन बलूचिस्तान में जाके क्यों रखा? रोजाना रिमांड लिया जा रहा है। आजम सवाती हो या कोई भी हो, कोई सहाफी क्यों ना हो, उसके खिलाफ इस हद तक जाके ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि लोगों का जो है वो एतबार उठ जाए चीजों से। फिर इमरान खान के केस की मिसाल ले लीजिए एफआईआर के हवाले से, तो कैसे आप लोगों की आंखें जो हैं वो बंद कर पाएंगे और किस तरह से लोगों के जहनों के अंदर ये बात आप घुसेड़ सकते हैं कि हाँ हमारा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है? ये तमाम लोग अपने आप को क्लियर करने के लिए सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को डाइवर्शन के ऊपर लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ इंसाफ की तवक्को 40 दिनों के बाद, ठीक है, एक उम्मीद सी लगी है, लेकिन ये उम्मीद नाउमीदी से बड़ी है, छोटी है। 40 दिनों के बाद अरशद शरीफ का जब केस हुआ तो इसमें राना सनाउल्लाह से बयान हर सूरत लेना चाहिए और उनको अदालत के अंदर बुलाना चाहिए और उनकी वालदा को भी अदालत के अंदर बुला के उनके बयान लेने चाहिए। एक ही सवाल पूछना चाहिए, वो कौन था जिसकी वजह से अरशद शरीफ ने पाकिस्तान को छोड़ा? वो कौन था? ये दुनिया का कौन सा मुल्क है, कानून है, लॉ है, जिसमें एक ही शख्स के ऊपर 16 एफआईआर आप काट देती हो, उसको मारने की धमकी देती हो, फिर वो भाग जाता है? कातिल तो वही है जिसकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और जिसने 16 एफआईआर कटवाई और जो धमकियां देता रहा। आप कहां तक सुनेंगे और कहां तक सुनाएंगे? ये वो वाली बात है। इमरान खान साहब के साथ पीडीएम ने जो है वो मुज़ाकरात करने के हवाले से बात ये की कि हम आपसे बराह रास्त बात करेंगे। क्यों बराह रास्त बात करेंगे? खान साहब खुद हमारे साथ बात करें। कौन कहता है? आसिफ जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान भी यही चाहते हैं। जिस इमरान खान को मुंह नहीं लगाना था, अब शर्त ये रख दी कि मुज़ाकरात इलेक्शन के हवाले से उस वक्त होंगे जब इमरान खान हमारे साथ बराह रास्त बैठ के आमने सामने बात करेंगे। अब बताता हूँ आपको, चंद महीने पीछे लेके जाता हूँ। जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात हुए, 5 मुलाकातें हुई। 2 मुलाकातों में उन्होंने इनकार किया था और उसमें जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे उसकी वजह सुन लीजिए, रिपीट करता हूं, अगर किसी को याद है तो जरूर लिखिएगा। इमरान खान ने एक बात नहीं मानी थी, वो ये कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, जबकि मैं चाहता हूं कि सबके साथ बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर ये सियासी नुकसान था। अगर उस वक्त यही बात जो आज इन्होंने शर्त रखी है, यही शर्त उस वक्त बाजवा साहब ने भी रखी थी, उसी वक्त पीडीएम भी यही चाहती थी और इमरान खान ने कहा था मैं नहीं बैठूंगा, और फिर उसी नैच के ऊपर आ गए। चूंकि इनको पता है कि इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठेगा, फोटो बनेंगे, कहा जाएगा देखो ये भी रवायती सियासतदान निकला और इसने भी देखो हमारे साथ आज मुज़ाकरात किए जिनको चोर कहता था। ऑडियोस लीक होंगी, वीडियोस बनेगी और फिर इमरान को सियासी तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहते। चूंकि इनकी कोई नीयत नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं, अगर नीयत हो तो इमरान खान के लोग पहले भी, ये साद रफीक, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और ये असद कैसर तो सारे मिले, उनसे बात करें, वो अपनी लीडरशिप को पीडीएम बता दे, जो उनके नुमाइंदे हैं और जो पीटीआई के हैं वो इमरान खान को आगे बता देंगे। इमरान खान के साथ कौन सा शहद लगा है जो आप उनसे बराह रास्त मिलना चाहते हैं? उसकी सिर्फ एक वजह, अनापरस्ती, इमरान खान को नीचा दिखाना, इंतखाबात से दूर भागना, ऐसी शिक रखना जिसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें जो हैं इनको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, ये टाल मटोल वाला काम है और ये शर्त इमरान खान की तरफ से मुझे नहीं लगता कि पूरी होगी। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान ठहरे जिनके ऊपर सबसे बड़ी आजमाइश आ गई। वो कहते हैं इमरान जो कहेंगे मैं कर दूंगा, और दूसरी जानिब ये लग रहा है कि वैसे नहीं कर पाएंगे। एक सवाल उठा सकते हैं, शक किया जा सकता है, मगर देखना ये होगा कि जब ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इमरान खान के कहने के ऊपर, जैसे उन्होंने लिख के भी दिया, वो असेंबली तोड़ेंगे। इसके बरअक्स ये कहा जा रहा है कि वो DGISI जो हैं जनरल नदीम से भी वज़ीर आला जब पिंडी में थे, इस्लामाबाद में थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो इनके बारे में तो शुरू से कहा गया
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت اور انہی کے ساتھ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے اقتدار دیکھا اور وزیر اعلیٰ بھی رہے. یہ ادھر بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں, عمران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. درمیانہ راستہ کیا ہے اس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے یہ شرط رکھنا اور اس کے اندر پرویز الہی کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں ہونی, لگتا یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کے اوپر بھی انبن ہوگی, مذاکرات بھی ناکام ہوں گے, خان صاحب یہ بات نہیں مانیں گے. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور پلس خان صاحب نے نئی مہم کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں الیکشن کرواؤ, ملک بچاؤ, اور اس مہم کا جو آغاز انہوں نے کیا یہ اپنے کراؤڈ کو, اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں. اور لاہور سے یہ جو ہے مہم شروع ہوگی اور پورے ملک کے مختلف علاقوں میں, حلقوں میں اس کو کیا جائے گا. اور لوگ یہ احتجاج ریلی نکلیں گی اور کہا گیا کہ ملک بچاؤ اور الیکشن کرواؤ, یعنی کہ الیکشن کرواؤ اور ملک بچاؤ. کیا عمران خان کے مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی؟ کیا پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ سکیں گے؟ پھر سب سے بڑی چیز کہ کیا آج شام تک جو ہے ایف آئی آر ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے ہو جائے گی؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا مدعی کون ہوگا اور کس کے خلاف ہوگی؟ ان تمام کہانیوں کے اوپر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. پلس سینٹورس کو سیل کر دیا گیا, 2 وزراء اعظموں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی, وہ طول پکڑ گئی. اس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ یہ کیا قصہ کہانی, اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا آزاد کشمیر سے تعلق ہونا اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہونا اور باقی جماعتیں جیسے شاہ غلام قادر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, یہ کشمیریوں کی جو ہے ان تمام کشمیریوں کا معاملہ ہے ان کے حق کا, یا یہ ایک سیاسی معاملہ ہے یا ذاتی معاملہ ہے؟ اس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں ہم تفصیلاً بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.